हेलो ऑल। मेरा नाम हिमानी चतुर्वेदी है और मैं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सिविल जज के पद पर कार्यरत हूँ। आज मुझे अंग्रेजी इंग्लिश वालों ने आप सब लोग को मेरी सक्सेस स्टोरी और आप लोग जिन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कुछ फंडामेंटल टिप्स देने के लिए इनवाइट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा बैकग्राउंड बताती हूँ। मैंने 12th किया है आर्ट्स से और उसके बाद मैंने अपना BA किया है बिना किसी कॉलेज में जाए प्राइवेट। उसके बाद LLB किया मैंने BHU से और LLM किया है मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से और दौरान LLM ही मैंने राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और उसमें आई गॉट सेलेक्टेड और 2015 में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद अभी मेरे को 4 साल जॉब करते हुए हो गए हैं। मैं आप लोग को एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत कुछ तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि सिर्फ 5-10 मिनट का ही हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी। उसके लिए मैं बार बार आपके सामने आती रहूँगी जब भी ये लोग मुझे बुलाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फंडामेंटल चीज़ें बताऊँगी। पहली बात तो ये कि कोई भी एग्ज़ाम बड़ा या छोटा या टफ़ या इजी नहीं होता। सब कुछ डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे कि आप उस एग्ज़ाम को कितना सीरियस ले रहे हैं और कितना लाइट ले रहे हैं। अगर आप सीरियस ले रहे हैं तो बेशक आप पहले ही अटेम्प्ट में उसको निकाल लेंगे और अगर आप उसे लाइट लेते हैं या उससे डर जाते हैं तो आप उसे कई बार देते रहेंगे, पता नहीं सिलेक्शन हो ना हो। मेरी सक्सेस स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है और उसकी तैयारी कैसे करनी है, ये मैं आपको अब बताती हूँ। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में तय कर लीजिए कि आपको एग्ज़ाम कौन सा देना है। विच एग्ज़ाम डू यू वांट टू टेक, ये डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद उस एग्ज़ाम का सिलेबस थोरोली डिटेल में पढ़िए कि वो एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस सब्जेक्ट का कितना पोर्शन है, कौन कौन से टॉपिक्स उस सब्जेक्ट में से आएंगे। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ आप उसका प्रीवियस ईयर के पेपर्स निकालिए। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब प्रीवियस ईयर्स के पेपर और सिलेबस को एक साथ रखेंगे तो आप देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जा रहे हैं। और मोर और लेस हर साल वो पैटर्न सेम ही रहता है, क्वेश्चंस बदल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नेट के एग्ज़ाम में जैसे मैंने लॉ से नेट का एग्ज़ाम दिया है तो जब मैंने नेट के एग्ज़ाम की तैयारी की तो मैंने सिलेबस को एक साइड रखा और नेट के कुछ 6-7 साल के पुराने पेपर्स देखे और उन पेपर्स के थ्रू मैंने ये चेक कर लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉर्ट से 5 क्वेश्चन आते हैं, IPC से इतने क्वेश्चन आते हैं, जूरिस्प्रूडेंस से इतने क्वेश्चन आते हैं। तो इट हेल्प मी इन प्रिपेयरिंग फॉर नेट एंड आई गॉट थ्रू दैट एग्ज़ाम ट्वाइस। अब बहुत ही इस वक्त ये जो वक्त है आपके पास, हम सब लोग के कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है, सब बंद है। तो समस्या है कि तैयारी कैसे करें, क्या करें, कब एग्ज़ाम्स आएंगे, क्या गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी या नहीं निकालेगी। तो ट्रस्ट मी, गवर्नमेंट वैकेंसी अच्छी खासी निकालने वाली है, निकालेगी जितना मेरा अंदाज़ा है। मैं आपको कोई अंदर की बात नहीं बता रही हूँ, जितना मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से बेरोजगारी बहुत हो गई है। गवर्नमेंट को एग्ज़ाम निकाल के लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा। तो आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं। क्योंकि एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि प्यास लगने पे कुआं खोदना, वो काम नहीं करना है। एक स्टूडेंट को ये काम कभी नहीं करना है कि आज ये एग्ज़ाम का फॉर्म निकल गया और अब हम तैयारी शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको पहले से अपना माइंड सेट करना है कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। हो सकता है कई लोग बहुत टाइम से एग्ज़ाम दे रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोगों ने अभी डिग्री पूरी की हो और अब एग्ज़ाम्स की तैयारी के वो शुरू करना चाह रहे हो। तो मैं सब लोग को ये बोलूँगी, पहले दिमाग में डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद आपने सिलेबस देख लिया, आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर देख लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम आपने चूज़ किया है उसमें आप निकल जाएं। आप अब ऐसी एग्जाम्स के बारे में रिसर्च करिए जिनमें सिलेबस जो एग्जाम आपने चूज किया है उससे मिलता जुलता हो। उस मिलते जुलते सिलेबस वाली एग्जाम्स की लिस्ट बना लीजिए। हो सकता है थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज हो, लेकिन उतना हम मेहनत कर सकते हैं। मोर और लेस सेम होना चाहिए। ऐसे कई एग्जाम्स होती हैं जैसे बैंक, SSC, CGL,
बहुत सारी एग्जाम्स होते हैं जिनमें मोर और लेस सिलेबस एक जैसा होता है, लेकिन पहले अपना एक जो है पकड़ लीजिए कि मुझे इस जॉब की एग्जाम को क्लियर करना है, उसमें ना हो और हमारे पास दूसरे ऑप्शन रहे तो हमको दूसरे एग्जाम्स को अपने दिमाग में रखना है कि इसके साथ साथ हम ये एग्जाम देते रहेंगे। इससे फायदा ये होगा, हो सकता है जो आपने एग्जाम चूज किया उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता है आपका उसमें नहीं हुआ और आप साथ साथ तैयारी करते रहे, आप किसी और एग्जाम में निकल गए। दूसरा फायदा ये है कि आप जितने एग्जाम देंगे उतना आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा, उतना आपको समझ आएगा कि मुझे तैयारी करनी कैसे है। अब जैसा मैं बता रही थी कि हमको प्यास लगने पे कुआं खोदने वाला बिहेवियर नहीं अपनाना है। जिस दिन आप फॉर्म भरने जा रहे हैं उस दिन आपकी तैयारी उतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप एग्जाम में, अगर आज आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए तो आप उस एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। हमेशा मैंने अपने स्टूडेंट्स को यही बात बताई है कि आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हो उस दिन आप एग्जाम देने लायक आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फॉर्म भरने के बाद 2-3 महीने का हम लोग को टाइम मिलता है और उस 2-3 महीने में हम अपना तैयारी करके और देते हैं। अब जो लोग आज फॉर्म भरा, 2-3 महीने बाद एग्जाम देना है, आज वो लोग फटाफट किताबें खरीद लाए, नोट्स खरीद लाए, ये सब खरीद लाए, तैयारी शुरू कर दी, बहुत कम है कि वो लोग उसमें निकल जाएंगे, क्योंकि 2-3 महीने का टाइम जो है वो तैयारी के लिए नहीं, वो रिवीजन के लिए आपके पास होना चाहिए। 2 तरीके से एग्जाम होती है, कई एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं और फिर उसके बाद वो लोग लिस्ट निकाल देते हैं और सिलेक्शन हो जाते हैं। कई एग्जाम में प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। अब मान लीजिए एक सिंपल ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बाद सिलेक्शन है, तो आपको उस ऑब्जेक्टिव एग्जाम का जब फॉर्म भर रहे हैं तब आप इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए कि आप जाके और उसका एग्जाम दे दो। अगर आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू वाले किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आप प्रीलिम्स के लिए तैयार होने चाहिए, जिस दिन आप प्रीलिम्स दे रहे हैं उस दिन आप मेंस के लिए तैयार होने चाहिए, और जिस दिन आप मेंस दे रहे हैं आप इंटरव्यू के लिए तैयार होने चाहिए। अगर इस स्पीड से आप और इस स्ट्रेटेजी से चले तो योर सक्सेस इज फॉर श्योर। अंग्रेजी इन इंग्लिश, ये जो चैनल है ये आपको बेसिकली इंग्लिश के बारे में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी इंग्लिश की तैयारी करवाते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है हर एग्जाम में, इवन मेरे आरजेएस की एग्जाम में भी इंग्लिश का 100 में से 15 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन था। और आप आरएएस देख लीजिए, आरएएस में इंग्लिश आती है, एसएससी में इंग्लिश आती है, कई एग्जाम्स में इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश और जनरल इंग्लिश में बहुत डिफरेंस होता है। जो वर्ड्स हम जनरल इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं वैसे वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो उसकी तैयारी आपको अलग से करनी होगी। आप ये सोच रहे हो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश निकाल लूंगा, तो ये आपको गलतफहमी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश डिफरेंट होती है। जिसकी तैयारी ये लोग करा रहे हैं, आप लोग इनकी वीडियो देखते रहिए और आपको मदद मिलती रहेगी। अब थोड़ा सा मैं आपको मॉरल लेक्चर देती हूँ। अब मैं अपनी स्टोरी पर आती हूँ। मैंने 12th किया, उसके बाद मैंने 11-12 गवर्नमेंट स्कूल से किया, बिकॉज जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ पे मुझे एक्चुअली मैथमेटिक्स लेना था, लेकिन मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लेना था, तो मैंने आर्ट्स के साथ मैथमेटिक्स लिया, जो किसी प्राइवेट स्कूल में अवेलेबल नहीं था। आई स्टडीड फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। उसके बाद मेरा एलएलबी में, एनएलयू में एडमिशन हो गया, लेकिन उस साल स्टे लग गया एडमिशन्स पे, तो मेरे को प्राइवेट अपनी बीए करनी पड़ी। और उसके बाद आई कैरी फॉरवर्ड, मैंने सेकेंड ईयर में कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और मैं प्राइवेट ही करती रही। और उसके बाद मैंने बीएचयू लॉ फैकल्टी में अपना फॉर्म डाला और वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, और फिर वहाँ से मेरी लाइफ काफ़ी चेंज होती चली गई। और तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे जुडिशरी में जाना है, और मैंने एलएलबी से ही अपनी तैयारी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी थी। और चूंकि मुझे राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम देना था, इसलिए अपनी मैं मास्टर्स करने मैंने दिल्ली या बीएचयू में मैंने आगे कैरी नहीं किया, और मैं राजस्थान वापस आई, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने एलएलएम की, ताकि मुझे राजस्थान की लॉज की जानकारी हो सके और मैं तैयारी कर सकूँ। उसके बाद 2014 में आई वॉज एलिजिबल टू टेक आरजेएस एग्जाम। मैंने आरजेएस एग्जाम का फॉर्म भरा। प्रीलिम्स जो है मैंने 96 नंबर्स के, 100 में से 96 नंबर्स के साथ सिक्योर किया। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की। जब मैंने फॉर्म भरा उसके बाद मैंने
एक डेढ़ महीने तक तैयारी नहीं की और लास्ट के एक डेढ़ महीने में मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की। लेकिन चूंकि मैं LLB से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी तो मैं 100 में से 96 नंबर्स के साथ में पास हुई। उसके बाद आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे 100 में से 96 नंबर आए हैं, मैं तो RJS अच्छे से क्लियर कर जाऊंगी। तो मैं उतना सीरियसली मैंने इस एग्ज़ाम को नहीं लिया। प्रीलिम्स के बाद जब मैं मेंस देने गई तो मैंने हम लोग का सिविल लॉ का एग्ज़ाम था, मैंने सिविल लॉ का एग्ज़ाम दिया और 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में से मैंने 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस कि मैंने 80 नंबर का तो बहुत अच्छे से किया है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब मैं वापस हॉस्टल आई, दोस्तों से मिली, तो सबने बोला कि हमने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, तभी जाके 60-65 आएंगे। इस चीज़ से मैं इतना दुखी हो गई कि जब 100 में से 60-65 आते हैं तो 80 में से तो 40-45 नंबर आएंगे, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी। मैंने उस एग्जाम पे कोई रिसर्च नहीं किया था, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कितने नंबर आते हैं, कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है, क्या होता है। प्रीवियस ईयर्स के मैंने पेपर्स नहीं देखे थे, बस मैंने बुक्स पढ़ी थी, बहुत सीरियसली खैर तैयारी की थी, लेकिन बुक्स को मैंने बहुत सीरियसली पढ़ा, लेकिन बाकी बैकग्राउंड की मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई एंड आई डिसाइडेड कि मैं अब नेक्स्ट एग्जाम, जो कि अगले दिन था, वो नहीं दूंगी और मैंने पढ़ना बंद कर दिया नेक्स्ट एग्जाम के लिए। सब ने मुझे बोला कि यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट, तो मैं नेक्स्ट एग्जाम देना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं दिया और आई केप्ट क्राइंग कि मैंने अपना पेपर खुद से ख़राब कर लिया एंड आई एम नॉट मेड फॉर जुडिशरी, मैं कोई एग्ज़ाम दे ही नहीं सकती हूँ। और जैसे लोग टेंशन में जाते हैं, मैं भी टेंशन में चली गई। और लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे हॉस्टल से ज़बरदस्ती दूसरा एग्ज़ाम देने भेजा। सरप्राइजिंगली दूसरा एग्ज़ाम बहुत ईजी था और लेकिन मेरे को ये था कि मैं पहला एग्ज़ाम बिगाड़ चुकी हूँ, उसमें मैं क्लियर ही नहीं करूँगी तो इस एग्ज़ाम से क्या फ़ायदा है। तो मैंने दूसरा एग्ज़ाम भी, मैं 2 घंटे तक उसमें सोती रही। अचानक से जब लास्ट का 1 घंटा बचा तब मैंने लिखना शुरू किया और 1 घंटे में जितना लिख पाई। और उसके बाद इंग्लिश का एग्ज़ाम था, उसमें 3 घंटे का गैप था और मैं जाके मूवी देखने चली गई। अब स्टूपिडिटी मैंने बहुत की, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्या नहीं करना है। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आना था जिस दिन, उस दिन आई वॉज श्योर कि मेरा नहीं होगा। जब रिजल्ट आया आई वॉज श्योर नहीं हुआ है मेरा, सब लोगों ने बताया तुम्हारा नहीं हुआ है एंड आई वॉज हैप्पी, मुझे कोई दुख नहीं था क्योंकि मुझे रिजल्ट पहले से पता था। 2 दिन बाद जब मेंस के रिजल्ट आए तो कट ऑफ थी 140 एंड मेरे नंबर से 150। मुझे लगा मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ है, मेरे तो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं। जब मैं अपने सीनियर के पास गई तो मैंने जाके देखा कि जो फर्स्ट नंबर था उसमें आई सिक्योर्ड 66 मार्क्स और जो सेकंड पेपर था जो इजी था, जिसमें मैं चुपचाप बैठ गई, उसमें आई सिक्योर्ड 33 मार्क्स और मिनिमम 35 मार्क्स उसको पेपर को क्लियर करने के लिए चाहिए थे। इस तरह मैं उस एग्जाम में रह गई, जबकि मेरे कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा थे। तो ये पूरा दिमाग का खेल है। आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप कैसे बिगड़ती हुई चीज़ों को सुधार सकते हैं। एंड यू नो, जिस लड़की ने टॉप किया था उस एग्ज़ाम को, उस लड़की के फर्स्ट पेपर में 65 मार्क्स थे। तो उसके बाद जिस दिन वो रिजल्ट आया उसी दिन आई डिसाइडेड कि मैं ये एग्ज़ाम तो आराम से क्लियर कर सकती हूँ। मैंने गलतियाँ की हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकती। जब मैं 15 दिन, महीने भर प्रीलिम्स की तैयारी कर रही हूँ, 1.5 महीने में मेंस की तैयारी कर रही हूँ, तब मैं इतने अच्छे नंबर सिक्योर कर रही हूँ। हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन नंबर मेरे अच्छे आए, तो मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास हो गया था कि मैं मेंस की तैयारी मैं इस बार तो मैं ज़रूर से इस एग्ज़ाम को क्लियर करूँगी। एंड दूसरी बार मैंने वो एग्ज़ाम दिया। मैंने प्रीलिम्स की तैयारी 2-3 महीने की, मेंस की तैयारी 3-4 महीने की, इंटरव्यू की भी अच्छी तैयारी की, जितने लोगों से डिस्कस कर सकती थी किया, जितना ऑनलाइन देख सकती थी देखा। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रही और इस दोबारा एग्ज़ाम देने पर मैं 12th रैंक के साथ पास हुई। तो ये सारी जो स्टोरी मैंने आपको बताई है वो मैंने इसलिए बताई है कि आपका दिमाग ही आपको पास करवा सकता है, आपका दिमाग ही आपको फेल करवा सकता है। आपको हार्ड स्टडी करनी है, लेकिन हार्ड स्टडी से ज़्यादा मैटर करता है स्मार्ट स्टडी। आप कैसे स्मार्टली टॉपिक्स को हैंडल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जैन की बुक भी आती है, MK जैन की बुक भी आती है और जैन पांडे की बुक भी आती है। अब MK जैन की बुक को अगर आप RJS की तैयारी के लिए लेकर बैठ गए तो आप, मुझे लगता है 1 साल तक तो उसी को पढ़ते रहेंगे। तो
ऐसा नहीं है कि एम के जैन की बुक बेकार हो, जैन पांडे की अच्छी हो। जैन पांडे की बुक बहुत लेवल की बुक है, कुछ बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है। एम के जैन की बुक आपको कॉन्स्टिट्यूशन में महारत हासिल करवा सकती है, लेकिन आपको एग्जाम देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पास नहीं करा सकता है, आपको सारे सब्जेक्ट्स को बराबर वेटेज देनी है। मैं किसी बुक की बुराई या अच्छाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम लोग को स्मार्ट स्टडी करनी है। बाकी ये सबसे अच्छा टाइम है तैयारी करने का, सबसे अच्छा टाइम है डिसाइड करने का आपको क्या करना है। हम सब लोग बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन इस बुरे वक्त में भी अच्छाई ढूंढिए, वक्त को यूटिलाइज कीजिए। और मेरी विशेष आपके साथ हैं, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये लोग इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं जो मैं देख रही हूँ। दूसरी चीज़ इस चैनल की मुझे जो सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि ये लोग डेली 5 वर्ड्स का मीनिंग, उसका सिनोनिम, उसका एंटोनिम बताते हैं, उसका यूज़ बताते हैं, और वो जो यूज़ बताते हैं वो डेली न्यूज़ में से बताते हैं। तो जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें से आपकी डेली न्यूज़ भी कवर हो रही है। तो गुड लक, बेस्ट विशेस, तैयारी कीजिए, बहुत जल्दी आप लोग नौकरी पाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू।